हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की, जो भारत में कम और मध्यम आय वालों को हाउसिंग फाइनेंस देने का काम करती है। फेस्टिवल सीजन में डिमांड और ट्रेंड के फिलहाल क्या हाल है, क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से कितना फायदा हुआ है, पीएम आवास योजना 2.0 को आखिर कितना बूस्ट मिला है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। तो फेस्टिवल सीजन से शुरुआत करते हैं हम। ये बताइएगा कि अब इनिशियल डिमांड के लिहाज से क्या कुछ आ रहा है, जिस तरह से आगाज हुआ है और जो उम्मीदें हैं फिलहाल किस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नवरात्रि, दशहरा, डिमांड को लेकर आपकी उम्मीदें क्या रह सकती हैं, क्या रहें? पहली बात तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और ईटी नाउ स्वदेश के सारे श्रोताओं को बहुत नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं ये फेस्टिव सीजन की। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, फेस्टिव सीजन में कैसा रिस्पांस रहा है, तो पहला फेस्टिव सीजन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, गणपति से। इनिशियल मैं अगर आपको फीलर बोलूं तो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, बिकॉज गणपति एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो नए लोग अपने घरों में मूव करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं, उनका हमको थोड़ा सा बढ़ावा दिखा। उसके बाद आ जाता है श्राद्ध। श्राद्ध का पीरियड ऐसा होता है जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ और साउथ में सब कुछ एकदम शटडाउन एक तरीके से हो जाता है। कोई भी नया जो करना चाहते हैं वो इसको रोकते हैं, आगे दशहरा तक वेट करना चाहते हैं, दशहरा दिवाली तक। अब इसका हमारे हाउसिंग फाइनेंस में इंडिकेटर ये होता है कि लोग डिस्बर्समेंट करा लेते हैं बट डील्स को कंक्लूड नहीं करते हैं। तो आधार के लिए एटलीस्ट ये जो पूल जो मैं जिसकी प्रेफर कर रहा हूँ, ये पूल बहुत बड़ा है जहाँ पे लोगों ने डिस्बर्समेंट करा लिया, लोन प्रोसेस करा लिए हैं बट कंक्लूड नहीं किए हैं। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि आगे आने वाला समय दिवाली, दशहरा दिवाली का समय और नवरात्रों का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, स्टॉक इन हैंड बहुत अच्छा दिख रहा है। ये बताइएगा सर, यहाँ पर जिस तरह की प्रॉब्लम्स एमएफआई लेवल पर दिखाई दे रही है, इसको लेकर क्या प्रोविजनिंग हायर करने को लेकर आपकी योजना क्या है? क्योंकि बिजनेस कनेक्टेड है। इनिशियल साइंस ऑफ स्ट्रेस अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल सेगमेंट्स में कहाँ और कैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आपने सही बोला। इंडस्ट्री डेटा से और इंडस्ट्री आरबीआई से भी जो फीलर्स आ रहे हैं कि एमएफआई में थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। अच्छी बात यह है आधार जैसी कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली आधार के लिए, कि जो एमएफआई का जो कस्टमर होता है वो हमारा कस्टमर नहीं है। एक बड़ा थिन लाइन डिफरेंशिएशन है एमएफआई का कस्टमर और हमारे कस्टमर में। एमएफआई बहुत टिल्टेड होता है टुवर्ड्स रूरल, हमारा जो कंज्यूमर होता है वो सेमी अर्बन एंड अबव होता है। 3-4-5% का ओवरलैप जरूर होता है, बिकॉज एमएफआई कस्टमर जिसने एमएफआई का कोई एक लोन लिया होगा वो सिटी की तरफ मूव करता है तो हमसे भी लोन लेता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मतलब पिछले 6 महीने से हमारी डेटा एनालिटिक्स टीम जो 20 लोगों की है, वो हर महीने एक स्क्रब रन करती है एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स पे, यही देखने के लिए कोई स्ट्रेस तो नहीं है। और स्ट्रेस का हमारे बिजनेस में बड़ा सिंपल इंडिकेटर है कि हमारी बाउंस परसेंटेज इस सेगमेंट में बढ़नी चाहिए, जो कि कोई ऐसा एडवर्स ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो अभी सब ठीक है। और जो और भी फीलर्स आ रहे हैं कि एमएफआई सेगमेंट में भी ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। तो अब मेरे उम्मीद के हिसाब से एमएफआई सेगमेंट में भी ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए, बट आधार क्योंकि हमारा सेगमेंट अलग है, इज वेरी सेफ। अच्छा, ये बताइएगा ऋषि, जिस तरह से हम बोरोइंग्स देख रहे हैं लगभग 52% की हो गई है, 62% के आसपास से तो कम ही हुई है अगर हम बैंक से बोरोइंग की बात करें। लेकिन अब ये बताएं कि किस तरह का मिक्स आने वाले समय में हमें आता हुआ दिखाई देने को मिल सकता है। बैंक्स की ओर से खासतौर से जो रेस्ट्रिक्शन है लेंडिंग को लेकर एनबीएफसीज के लिए, कितना इम्पैक्ट और पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा? देखिए, आपने सही आंकड़े दिए। हमारा करीब 62% होता था 2 साल पहले, जो 50% के आसपास आ गया है बैंक से बोरिंग। ये हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। पहली बात तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि बैंकों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है लेंडिंग करने के लिए। हमारी ये अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि भाई एनएचबी हमको जो रिफाइनेंस देता है वो हमारा करीब 25% होना चाहिए, एनसीडी से हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग का 25% होना चाहिए और बैंक से हमारा करीब 50% होना चाहिए। हमने 2 डीएफआई से भी टाई अप किया है, आईएफसी से और एडीबी से, जहां से हमको लोन फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई है। तो जितना ज्यादा हम डाइवर्सिफाई हो उतना अच्छा है। आज हमारे पास 4 पूल है क्योंकि हम एक AA रेटेड कंपनी है। जब हमारी रेटिंग आगे बढ़ जाएगी तो हमारे पास और डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप होगा। तो ये बड़ा एक वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी है। ऐसा कोई इंडिकेशन बैंकिंग स्ट्रक्चर से नहीं है कि आप कि रिस्ट्रिक्शन है टर्म लोन फंडिंग पे।
यहाँ ये बताइए कि किस तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अब आगे बातें कर रही है आपसे अपनी रेटिंग को सुधारने के लेके, आगे बढ़ाने को लेकर। तो ऐसा है कि हम तो एंगेज करते रहते हैं, हमारी हमारी रेटिंग एजेंसीज जो है, इकरा है या केयर है, इन सब एंगेज करते रहते हैं। सारे पैरामीटर्स हम जो हमको समझ में आता है कि सारे पैरामीटर्स को टिक बॉक्स कर दिया गया है। लिस्टिंग हमारी हो गई है, हमारा कंपनी इज बीइंग वैल्यूड गुड। आई थिंक समवेयर डिस्कशंस काफी डिटेल में हुई है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। एयूएम पे एक क्वेश्चन था कि एयूएम क्या राइट साइज होना चाहिए। आज हम 22,000 करोड़ हैं और सब ठीक रहा तो ईयर एंड हम अच्छा करेंगे, 25,000 करोड़ की हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे उस वक्त। आई थिंक यहाँ से अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, ऑब्वियसली ये तो रेटिंग एजेंसी पर डिपेंड करता है, बट 9 से 12 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमें एक 1 नॉच अबव की उम्मीद है। अगर हम PMAY 2.0 की बात करें और इससे जुड़े फायदों की लेकर हम बात करें, तो किस तरह का इम्पैक्ट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है और कब ये सब दिखना शुरू होगा? देखिए, ऐसा है कि जो PMAY की ये स्कीम है, ये हाउसिंग फॉर ऑल, जो पेरेंट अम्ब्रेला है उसको हाउसिंग फॉर ऑल कहते हैं। उसमें 4 वर्टिकल है। एक तो जो 3 करोड़ हाउसिंग हाउस की आप बात कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, बजट में कंस्ट्रक्ट होगा। ये तो चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर होगा। ऑलरेडी पीछे अगर आपको याद हो, हाउसिंग फॉर ऑल पिछले अवतार में जो 1.0 था, उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत सारे स्टेट्स बिल्डिंग और फ्लैट्स को डिलीवर कर रहे हैं। हमारे लिए क्या मैटर करता है वो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। पिछले अवतार में आधार हाउसिंग फाइनेंस ने करीब 82,000 कस्टमर्स को ये बेनिफिट दिलाया था। 1,800 करोड़ का सब्सिडी हमारे थ्रू बांटा गया था। करीब 50% हमारे जो कंज्यूमर थे उनको ये बेनिफिट मिला था। अब अनाउंस हो गया है, जो कॉन्टोर्स है, फाइनल कॉन्टोर्स है, ऑलमोस्ट अनाउंस हो गए हैं। सब्सिडी स्कीम के 1.8 लाख की सब्सिडी मिलेगी। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी सेगमेंट को ज्यादा फोकस किया गया है। अच्छी बात यह है कि जो PMAY 1.0 में जो हम जैसी कंपनीज जो फीडबैक दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, या हमारे जो नोडल एजेंसी है NHB, वो सारे के सारे एड्रेस किए गए हैं इस PMAY में। फॉर एग्जांपल, हमने ये सजेशन दिया था कि कंज्यूमर हमसे लोन लेता है, सब्सिडी लेता है और बैलेंस ट्रांसफर करा लेता है, डेलिक्वेंसी होती है कंज्यूमर की। तो इस बार किया उन्होंने 1.8 लाख की सब्सिडी को 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हर ओवर 5 इयर्स उनको कंज्यूमर को 1.8 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसका बड़ा सीधा लिंकेज है कि कस्टमर को 5 साल तक डेलिक्वेंट नहीं होना है और बैलेंस ट्रांसफर नहीं कराना है। इससे ये 2 एड्रेस हो जाते हैं। थर्ड, जो एक छोटा सा इशू था कि अब आप मान लीजिए मेरे को 500 करोड़ रुपए साल का अगर सब्सिडी मिल रही है, तो मेरा AUM 500 करोड़ रुपए से कम हो जाता था। अब क्योंकि ये ओवर 5 इयर्स मिलेगा सब्सिडी, तो अकॉर्डिंगली ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारी जो टीम्स हैं, हमने ऑलरेडी ग्राउंड लेवल प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि हम ये सब्सिडी कैसे कंज्यूमर्स को बेनिफिट देंगे। बिजनेस में इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट में अगर मेरे को कोई नंबर पुट करना हो, तो 10 से 12% का इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट में हमको इस सब्सिडी से ग्रोथ आने की उम्मीद है। ऋषि, रेट कट सिनारियो की देखिए शुरुआत हो चुकी है। यहाँ फेड ने आगाज़ कर दिया है, भारत में भी RBI भी जल्द ही इस पर कदम उठाएगा और रेट कट की संभावना यहाँ पर भी अब प्रबल हो ही चुकी है। अब ये बताइए कि ओवरऑल इम्पैक्ट आप पर किस तरह से पड़ेगा? सेल्स की बात करें, बोरोइंग की बात करें, निम्स की बात करें, तो किस तरह का इम्पैक्ट आप होता हुआ देख रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फेड ने रेट काट दिए हैं। हमारी उम्मीद है, इंडस्ट्री की भी उम्मीद है कि दिसंबर आते आते RBI का कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए रेट पे। अब इसका इम्पैक्ट हमारे पे कैसा आएगा, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारी जो बोरिंग होती है, स्पेशली अगर हम टर्म लोन की बात करें, जो कि हमारा 50% टर्म लोन बैंक से है, तो ये या तो एनुअल रिस्क पे होता है या हाफ ईयरली रिस्क पे होता है। तो मान लीजिए कि दिसंबर में रिड्यूस हुआ, लेकिन मेरा एनुअल रिव्यू अभी हुआ नहीं है, मतलब एनुअल रिस्क मेरा 3 महीने दूर है, तो मेरे को बेनिफिट 3 महीने बाद मिलेगा। और 80% मेरी जो बुक है एसेट साइड पे, और 80% जो मेरी लाइबिलिटी है, ये दोनों फ्लोटिंग इन नेचर है, विच इफेक्टिवली इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बैंक मेरे को पास करेगा,
जब पास करेगा। ये नहीं कि अनाउंसमेंट के दूसरे दिन मेरे को बेनिफिट मिलता है। जब भी वो एनुअल रेस्ट और रिव्यू पीरियड होता है उसमें पास होता है, वो इवेंचुअली कंज्यूमर को पास हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कंपनी जो हम जैसी कंपनी जो अपने स्प्रेड को मेंटेन रखती है, जैसे कि हमने बार बार ये इंडिकेशन दी है मार्केट को कि 5.7% का स्प्रेड हम मेंटेन करके रखेंगे। तो अगर 5.7% का स्प्रेड मेंटेन हो रहा है, उसके बाद बेनिफिट आ रहा है, तो वो कंज्यूमर को पास हो जाएगा, चाहे वो नॉर्थवर्ड रेट हो चाहे साउथवर्ड हो। तो ये होगा। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा निम भी प्रोटेक्टेड रहेगा, मेरा स्प्रेड भी प्रोटेक्टेड रहेगा और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और मोर इंपॉर्टेंटली कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। चलिए ऋषि, एक आखिरी सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ग्रोथ को लेकर आपकी उम्मीदें अब क्या रह रही है, क्या आपकी उम्मीदें हैं, और अगले 3 साल यहाँ से लेकर अगले 3 साल तक अगर हम बात करें तो किस तरह की ग्रोथ की संभावना और उम्मीद है आपको? ओके, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट इस ईयर का तो मैं पहले आपको बता दूं, फिर 3 इयर्स पे आता हूँ। इस ईयर हमने गाइडेंस शुरू से एक ही मेंटेन करी है, और मैं अभी भी वही गाइडेंस मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने निकल गए हैं और हम अपने नंबर्स को देख रहे हैं बड़े क्लोजली। 18 to 20% डिस्बर्समेंट ग्रोथ होगा, इंक्रीमेंटल डिस्बर्समेंट, जो ट्रांसलेट हो जाएगा 24, आप लगा लीजिए 22 से 24% AUM ग्रोथ पे फॉर द करंट ईयर, और हम यही ट्रांजेक्टरी अगले 3 साल तक मेंटेन करना चाहेंगे। जी, समय निकाला आपने और हमसे विस्तार से बातचीत की। और आज एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं ज्यूजी फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बाजार पर तो आपसे बातचीत करनी है, लेकिन साथ ही आधार फाइनेंस हाउसिंग से हम बातचीत कर रहे थे मैनेजमेंट के तौर पर। पता नहीं आप सुन पाए या नहीं सुन पाए, लेकिन ओवरऑल क्षेत्र पर अगर आपकी स्टॉक पे कवरेज ना हो तो क्या राय उभर के आ रही है? आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, 300-315 के बीच में प्राइस बैंड था। 315 के स्तर पर लोगों को आईपीओ में शेयर लगे होंगे, मिले होंगे। उस वक्त हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस में निवेश की राय दी थी। जब आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे कविता, तो हमने थोड़ी बहुत बातें उनकी सुनी। एक आंकड़ा जो लेकर के थोड़ी बहुत चिंता का कारण बन सकता है, अभी तो नहीं है, वो है जीएनपीए का आंकड़ा। हाल फिलहाल तो नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस आंकड़े में ज्यादा ऊपर की तरफ के इजाफे ना हो। कंपनी ज्यादातर लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस में कामकाज करती है, और चुनिंदा कंपनियों में से एक कंपनी है जिनकी मौजूदगी पूर्ण भारतवर्ष में है। नक्शे कदम उनके पूरे भारतवर्ष में, नेटवर्किंग अच्छा है। तो अगर आपने आईपीओ में निवेश किया था, पैसे निवेश किए थे, और अगर आपको शेयर्स मिले हैं, तो लंबी अवधि के लिए बने रहे। ये गौरांग, ये आपने राय दे दी है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कुछ बिक्री आंकड़े भी आ रहे हैं, ऑटो बिक्री के आंकड़े, और कुछ अहम खबर भी है स्टॉक स्पेसिफिक जो हमें कवर करनी है।